प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपका प्रिय दयाल सर। आज के इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं और आज के इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत, अर्थात संस्कृत भाषा की आधारभूत जानकारी जो कक्षा 6 से लेकर आगामी सभी कक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। संस्कृत के बेसिक नॉलेज के अंतर्गत 4 घटक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है वचन, दूसरा है पुरुष और तीसरा है क्रिया के रूप और चौथा है लिंग। इनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस में भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए आज बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया घटक वो है वचन। हिंदी में आपको पता है 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। और इंग्लिश के अंदर भी आपको पता है 2 प्रकार के वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, इसका मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। इसका उदाहरण है बालकः। इसका अर्थ होता है एक बालक। द्विवचन, अगर ये बालक शब्द को ही ले लें तो इसका बहुवचन होता है बालकौ। जिसका अर्थ होता है 2 बालक। इसी प्रकार से इस बालक शब्द का बहुवचन होगा बालकाः। अर्थात बहुत सारे बालक। या 2 से ज़्यादा बालक। हिंदी के अंदर इसका बहुवचन 2 बालकों को इंगित करना है तो ये 2 लगाना जरूरी है, लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। बालकौ इसका अर्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा 2 बालक, और आप लगा भी सकते हो यहाँ पर 2 बालकों। अब मैंने आपको इसका दूसरा महत्वपूर्ण घटक बताया था पुरुष। इसका दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है पुरुष। इसके अंदर पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी और संस्कृत के पुरुष के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो पहला पुरुष होता है प्रथम पुरुष, दूसरे पुरुष का नाम है मध्यम पुरुष और तीसरे पुरुष का नाम है
उत्तम पुरुष। हिंदी में आपने पढ़ाई होगा उत्तम पुरुष अर्थात जो व्यक्ति बोलता है या जो व्यक्ति बोलते हैं वो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं शब्द का प्रयोग करूँगा और संस्कृत के अंदर मैं के स्थान पर अहम शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला, इसके लिए त्वम, युवाम, यूयम इनका प्रयोग किया जाता है। ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिन अन्य व्यक्तियों के बारे में बातचीत करते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। अब इसकी एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर ले रहा हूं मैं, ये प्रथम पुरुष, प्रत्येक पुरुष के अंतर्गत 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष की जानकारी के लिए ये टेबल को याद रखना बेहद जरूरी है, इस टेबल को समझना बेहद जरूरी है। प्रथम पुरुष जिनके बारे में बात कही जाती है उसके अंदर पुल्लिंग है अगर, तो पुल्लिंग के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा सह, ताऊ, ते। सह का मतलब वह, ताऊ का मतलब वे दोनों और ते का मतलब वे सब। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगर स्त्रीलिंग है प्रथम पुरुष के अंतर्गत तो जैसे वह जाता है इस क्रिया से पता चलता है कि पुरुष है, तो वह का स्थान पर हम सह लगाएंगे। अगर वह जाती है, क्रिया जाती है तो स्पष्ट है कि वह स्त्री है, तो वह के लिए हम सा का प्रयोग करेंगे। सा का अर्थ भी वह होता है, लेकिन ये सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है और सह ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। इसका द्विवचन होता है ते, वे दोनों, तहा, वे सब। अगर नपुंसकलिंग के लिए प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए एक वचन और द्विवचन है तात, ते, तानि। ते का मतलब वह, ते का मतलब वे दोनों और तानि का मतलब वे सब। पुस्तक एक नपुंसकलिंग शब्द है। अगर पुस्तक के स्थान पर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है तो तत् का प्रयोग करेंगे। अगर 2 पुस्तकें हैं तो सर्वनाम शब्द ते का प्रयोग करेंगे और बहुत सारी या 2 से ज़्यादा पुस्तकें हैं तो तानि शब्द का प्रयोग करेंगे। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अतिरिक्त कोई संज्ञा भी हो सकती है, तो कोई संज्ञा आ गई। संज्ञा का अर्थात किसी का नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, वो भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। जैसे बालकः, ये भी प्रथम पुरुष के अंदर, इसका एक वचन है बालका और बालक शब्द का द्विवचन हो जाएगा बालको।
और इसका बहुवचन हो जाएगा बालकाः। बालकाः का मतलब एक बालक, बालकों का मतलब दो बालक, और बालकाः का मतलब ज्यादा बालक। यह हुआ आपका प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष के बाद में आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत अगर एक वचन है तो त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम। युवाम अर्थात तुम दोनों, और यूयम अर्थात तुम सब। इसके अंदर केवल यही याद रखना है, मध्यम पुरुष के अंदर त्वम, तुम, युवाम द्विवचन है तो तुम दोनों, और बहुवचन है तो यूयम शब्द का प्रयोग होता है। और फिर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, और वयम हम सब। ये टेबल पुरुष से संबंधित आपको याद होना बेहद जरूरी है। जब आप संस्कृत में अनुवाद करते हो तो आपको सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, और जब क्रिया लगाने हैं आपको तो कर्ता के अंदर कौन सा पुरुष और वचन है ये भी आपको पता लगाना होगा। जैसे मैं एक इसके अंदर से कर्ता ले रहा हूं अहम, अहम के अंदर आपको कोई पूछे, कंपटीशन में डायरेक्ट भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अहम के अंदर कौन सा पुरुष है, तो इस टेबल के अंदर देखते हैं अहम की स्थिति कहाँ पर है, अहम यहाँ पर आया हुआ है। अर्थात पुरुष को देखना तो यहाँ देखेंगे उत्तम पुरुष, अर्थात इसके अंतर्गत है उत्तम पुरुष। इसके अंदर वचन का पता लगाना है, तो वचन कौन सा है, एक वचन। एक उदाहरण और ले लेता हूं, जैसे तानी, इसके अंतर्गत कौन सा पुरुष है, तो हम स्थिति देखेंगे तानी शब्द की, तो ये तानी यहां पर रहा, और तानी इधर पुरुष देखने के लिए देखते हैं तो यह है प्रथम पुरुष। और एक बात और है, त्वम, युवाम, यूयम, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अहम, आवाम, वयम, ये भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं। लेकिन प्रथम पुरुष के अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग शब्द निर्धारित है, पद निर्धारित है। तो तानी, तानी की स्थिति यहां पर है, तो इसके अंदर लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग। पुरुष कौन सा है, तानी, तो ये इसके अंतर्गत हुआ
प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा है? तो ये तानी शब्द है। ऊपर देखते हैं तो हमें वचन का भी पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत बहुवचन है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, युवाम। इस युवाम शब्द में कौन सा पुरुष है? तो हमें स्थिति देखनी पड़ेगी युवाम में। तो यह है युवाम, तो यह है मध्यम पुरुष। और इसके अंदर वचन कौन सा है? ऊपर देखेंगे तो यह आता है द्विवचन, अर्थात इस युवाम में द्विवचन है। तो जैसे मान लीजिए कर्ता अहम आ गया, तो आप अनुवाद करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगाएं। अब तीसरा बिंदु आता है हमारा, वो है लिंग। हिंदी में आपको पता ही है लिंग कितने होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये लिंग 3, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। इनके रूप भी अलग अलग होते हैं। जैसे पुस्तक एक शब्द है, वो नपुंसकलिंग में गिना जाता है, तो इसकी प्रथमा एक वचन होगा पुस्तकम। राम शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है, तो इसका प्रथमा एक वचन होगा रामः। लता स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका रूप होगा लता। अब मान लीजिए कोई वाक्य है, वह जाता है, तो वह के अंदर कौन सा लिंग है? जाता है से पता चल जाता है कि वह है, वो एक पुरुष है, पुल्लिंग है। तो उसके लिए हम सा का प्रयोग करेंगे, और से का आपको अर्थ बताया था वह जाती है, तो जाती है से पता चलता है वह एक स्त्री है, तो वहां वह का स्थान पर संस्कृत में सा का प्रयोग करेंगे, इसका भी अर्थ होगा वह। लेकिन यह सह पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है। पुस्तकम, अगर पुस्तकम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, वह पुस्तक है, तो स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वह का संस्कृत में सह कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं होगा। पुस्तक के लिए सा का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो पुस्तकम के लिए हम प्रयोग करेंगे तत्, और तत् का अर्थ होगा वह। तो ये संस्कृत में आपको 3 लिंग की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। अब चौथा घटक है, बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत का चौथा महत्वपूर्ण घटक है, वो है क्रिया रूप।
संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं और हिंदी में भी बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना। इसी प्रकार से संस्कृत में भी बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे गम, पठ, लिख। और प्रत्येक लकार में इन धातुओं के 9 क्रिया रूप बनते हैं या होते हैं, यह आपको याद रखना है। प्रत्येक लकार में 9 क्रिया रूप होते हैं। अब एक धातु उदाहरण के रूप में लेते हैं, गम। गम धातु है दृढ़ लकार, अर्थात भविष्यत काल में ही गम से चलती है, और बाकी लट, लौट, लंग, विधिलिंग लकार में गम का गच हो जाता है। और गम या गच का अर्थ होता है जाना। और इसके लट लकार के रूप देखते हैं हम क्रिया रूपों को समझने के लिए। लट लकार और इसका अर्थ होता है वर्तमान काल। तो इसके 9 रूप कौन कौन से हैं? इसके अंदर भी 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपको बताया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्दों में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार से गम के धातु रूप होंगे, उनमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रत्येक में 3 वचन रूप होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब गम या गच धातु का प्रथम पुरुष एक वचन रूप होता है गच्छति। प्रथम पुरुष द्विवचन होता है गच्छते। प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होता है गच्छन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा गच्छसि। मध्यम पुरुष द्विवचन रूप होगा गच्छथा। मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा गच्छत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन होगा गच्छामि। उत्तम पुरुष द्विवचन रूप होगा गच्छावै। उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा गच्छामि। अब परीक्षा में प्रत्येक लकार में क्रिया के 9 रूप होते हैं। इनके बारे में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इनमें से कोई रूप दे दिया गच्छथा, आपको पूछ लिया गच्छते के अंदर कौन सा पुरुष है, तो इस गच्छते की स्थिति देखेंगे, यह है यहां पर। तो पुरुष देखने के लिए यहां देखेंगे मध्यम पुरुष, तो यह मध्यम पुरुष है। इसके अंदर वचन कौन सा है गच्छता, ये ऊपर देखते हैं तो आता है द्विवचन। इसका अर्थ हुआ इस गच्छता में मध्यम पुरुष द्विवचन है। अब इनका उपयोग क्या है, एक मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे एक वाक्य है, वह
जाता है, इसकी आपको संस्कृत बनानी है। वह जाता है, तो वह के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर तीन वह ये तीन सर्वनाम शब्द है। सह का मतलब भी वह है, सा का मतलब भी वह है और तत् का मतलब भी वह है। तो हमें इस क्रिया को देखना होगा। जाता है, इससे पता चलता है कि वह एक पुरुष है, तो हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये पुल्लिंग एकवचन के लिए प्रयुक्त होता है सा, और से के अंतर्गत आपको पता है कौन सा वचन और पुरुष है। तो सा के अंदर प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो इनमें से हम क्रिया का रूप प्रयोग करेंगे, वो है प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति, सा गच्छति। अगर कर्तृवाक्य है, अगर हम कर्ता को, जहां कर्ता प्रधान होता है वहां पर क्रिया है कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार लगती है। ये एक प्रधान नियम है। अब मान लीजिए वह का स्थान पर म आ गया, मैं जाता हूं, तो मां एक सर्वनाम शब्द है। तो यहां देखते हैं मां के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा, अहम। अहम यानी मैं, ये हमने लिख दिया अहम। अब जाता हूं, जाना के लिए गम धातु होती है, और यहां पर यह पता चल रहा है कि वर्तमान काल है तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। और अब अहम के अंदर जो पुरुष और वचन है उसी का प्रयोग करेंगे हम। तो अहम के अंदर देखते हैं कौन सा पुरुष और वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो हम इस क्रिया रूप भी उत्तम पुरुष एक वचन ही हमें लगाना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं उत्तम पुरुष एक वचन कौन सी क्रिया है, ये उत्तम पुरुष रहा, ये एक वचन है, तो ये हुआ गच्छामि। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कक्षा 10वीं में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको ये सारी जानकारी होती नहीं है। कई बच्चों को पूछता हूं वह जाता है कि संस्कृत पढ़ाओ, वो कहता है से गच्छति। तुम जाते हो कि संस्कृत पढ़ाओ, तुम का तो पता है तुमको, तुम के लिए त्वम शब्द होता है, त्वम गच्छति। मैं जाता हूं, अहम गच्छति, जबकि अहम आ गया तो ये पता होना चाहिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया ही लगेगी। आप गच्छति लगा रहे हो एम के साथ में, जबकि वो तो प्रथम पुरुष एक वचन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पहला ही वीडियो है, थोड़ी बहुत त्रुटियां रही होगी, भविष्य में इसमें और सुधार करने की कोशिश की जाएगी। और आगामी वीडियो जल्दी अपलोड होगा, और इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड होगा। आपके पास सबसे पहले उसकी सूचना पहुंचे, इसलिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।